हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द ट्रांसलेटर्स। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं किसी जगह पर आग लगी हुई है और वहां पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। मूवी के अगले सीन में हम एरिक एंगस्ट्रॉम को देखते हैं, जो कि एक पब्लिशर है जो कि किताबों को प्रकाशित करवाने का काम करता है। एरिक फ्रांस में एक बुक फेयर में मीडिया के सामने कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि हमारा पब्लिशिंग हाउस डेडालुस ट्रियोलॉजी का अंतिम भाग जल्द ही प्रकाशित करने वाला है। हम इस बुक का ट्रांसलेशन दिसंबर में शुरू करने वाले हैं और मार्च तक ये नॉवेल सभी अच्छे बुक स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी। आगे इस बुक को ट्रांसलेट करने के लिए अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोगों को फ्रांस में बुलाया जाता है ताकि सभी अपनी अपनी भाषा में इस बुक को ट्रांसलेट करें, और इन सभी को एक साथ इकट्ठा कर एक बड़े घर में ले जाया जाता है। और इस घर में एंटर होने से पहले इन सभी का सामान बाहर चेक किया जाता है और मोबाइल इंस्ट्रूमेंट जैसी सारी सामग्री इनसे बाहर रखवा दी जाती है, और इन सभी को सिक्योरिटी द्वारा चेक कर घर के अंदर भेजा जाता है। बुक को ट्रांसलेट करने के लिए अलग अलग कंट्री से 9 लोग आए हुए थे, और इन सभी से एरिक के लिए काम करने वाली रोजमेरी कहती है, आप सभी का टास्क होगा इस बुक को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने का, ताकि पूरी दुनिया में इस बुक को एक साथ प्रकाशित किया जा सके। और यहाँ पर इंटरनेट यूज करने की सख्त मनाही है। बाकी आप सभी के लिए यहाँ पर खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं कर दी गई है। रोजमेरी सभी को एरिक से मिलाती है और इन सभी को पेज ट्रांसलेट करने के लिए दिए जाते हैं। एरिक कहता है, आज शाम मैं आपसे इन पेजों का ट्रांसलेशन कलेक्ट करूंगा और आपको इसके आगे के 20 पेज कल दिए जाएंगे ट्रांसलेट करने के लिए, और इस तरह से आप सभी एक महीने में 420 पेजों को ट्रांसलेट करोगे। रोजमेरी कहती है, और आप सभी के पास अगला महीना होगा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो दोस्तों, प्राइवेसी के लिए, ताकि डेडालुस पार्ट 3 किताब के कोई भी अंश कहीं बाहर किसी भी प्रकार से लीक ना हो, और इसके लिए इस बुक का ट्रांसलेट करने वालों को एक ही जगह में 2 महीनों तक बंद रहकर इस बुक को अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट करना था, ताकि किसी प्रकार से इस बुक की स्टोरी चोरी ना हो। आगे हमें 2 महीने बाद का समय बताया जाता है और फ्रांस की एक जेल बताई जाती है, और इस जेल में एरिक था और एरिक से कोई मिलने आता है। एरिक अपने सामने बैठे व्यक्ति से कहता है, ये देखो, इन्होंने इसे पब्लिश कर दिया है, इस बुक को तुम अपने पास रखो, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ये तुम्हारी ट्रॉफी है, और अब मैं जानना चाहता हूँ तुमने ये सब कैसे किया। उस वक्त से जब से इस बुक के राइटर ऑस्कर ब्रॉच ने मुझे इस बुक की हाथ से लिखी हुई पहली कॉपी दी थी, तब से मैंने इससे अपने से कभी दूर नहीं किया। मेरे अलावा किसी ने इसे छुआ भी नहीं, पर कभी न कभी ये तुम्हारे हाथ में जरूर आई है। मुझे बताओ तुमने ये सब कब किया। आगे वापस हमें वही समय बताया जाता है जब 9 लोग सिक्योरिटी के बीच में उस बुक का ट्रांसलेशन कर रहे थे, और सिक्योरिटी वाले उन सभी 9 लोगों पर नजर रख रहे थे। ये सभी 9 लोग एक साथ डिनर करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और सभी अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं, और ये सभी लोग डेडालुस पार्ट 3 के बारे में ही बात करते हैं, जिसकी मिस्ट्री अब तक किसी को पता नहीं चली थी, क्योंकि अब तक वो रोजाना 20 पेज ही ट्रांसलेट किया करते थे। और दिन खत्म होने पर एरिक अपना सूटकेस लाता है, जिसमें उस बुक की स्क्रिप्ट और कई सारी चाबियां थी, जिन पर अलग अलग देशों के झंडे की की चेन लगी हुई थी। इन चाबियों से ही लैपटॉप पर लगी पेन ड्राइव को निकाला जाता था, और पेन ड्राइव में ही सभी लोग उस बुक का ट्रांसलेशन टाइप करते थे। एरिक उन्हीं 9 लोगों में से डारियो फेरेली से कहता है, मिस्टर फेरेली, आप मिस्टर ऑस्कर ब्रॉच से मिलने वाले थे, ऐसा आपने ट्वीट किया है। डारियो कहता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग कर रहा था और मैंने ट्वीट कर दिया। एरिक कहता है, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, रोजमेरी आपको ऊपर ले जाएगी और आप अपना ट्वीट ऊपर जाकर डिलीट कर देंगे। डारियो कहता है, ठीक है, मैं कर दूंगा। वहीं खड़ा चेन कहता है, तो क्या ऑस्कर ब्रॉच हमारे ट्रांसलेशन को नहीं पढ़ रहे हैं? एलेक्स कहता है, इन परिस्थितियों में इस बुक के राइटर ऑस्कर ब्रॉच को हमसे मिलना चाहिए। हम सभी 9 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उनकी पहचान हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी, हम किसी को उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। एरिक कहता है, पर मिस्टर ऑस्कर ब्रॉच को आप में से किसी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसा बोलकर एरिक वहां से चला जाता है। आगे बुक को ही ट्रांसलेट करने वाली कटरीना एरिक के ऑफिस के बाहर इंतजार कर रही होती है। कटरीना एरिक के ऑफिस में चली जाती है और वो देखती है एरिक ऑफिस के अंदर वाले रूम में किसी से बात कर रहा था। कटरीना को ऑफिस में एरिक का वही सूटकेस दिखाई देता है, जिसमें ऑस्कर ब्रॉच की लिखी हुई डेडालुस बुक की स्क्रिप्ट थी, और एरिक उस सूटकेस को हमेशा अपने पास रखता था। कटरीना कई सारे कॉम्बिनेशन को मिलाकर उस सूटकेस को खोलने की कोशिश करती है
और एक कॉम्बिनेशन से वो सूटकेस खुल जाता है। कैटरीना उस सूटकेस को खोलती है तो उस सूटकेस के अंदर ऑस्कर ब्राज की लिखी हुई डेडालूस पार्ट 3 की स्क्रिप्ट थी। तभी वहाँ एरिक आ जाता है और वो कैटरीना को अपने ऑफिस में बैठा हुआ देखता है। एरिक कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कैटरीना कहती है, रोजमेरी ने कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहते हो। एरिक कहता है, आपने जो कुछ भी अब तक ट्रांसलेट किया वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। कैटरीना एरिक को थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। आगे वापस हमें मूवी में वही सीन बताया जाता है जब एरिक किसी से बात कर रहा होता है और एरिक सामने बैठे व्यक्ति से कहता है, क्या तुम जानते हो ऑस्कर ब्राज से जुड़ी हुई मिस्ट्री सिर्फ वो मैं ही हूँ जो उसे जानता हूँ। और कुछ लोगों को लगता है मैं ही हूँ ऑस्कर ब्रॉच जिसने वो बुक लिखी और उसे ऑस्कर ब्रॉच के नाम से प्रकाशित किया। आगे फ्रांस में एरिक एक बुक स्टोर पर जाता है और उस बुक स्टोर को चलाने वाले जॉर्ज फॉल्टेन से मिलता है। एरिक जॉर्ज से कहता है, जॉर्ज क्यों ना अब तुम इस बुक स्टोर से छुटकारा पाओ, तुम पूरी दुनिया घूमो अपनी किताबों की रॉयल्टी से। जॉर्ज कहता है, हाँ मैं बस अपनी किताब डेडालूस के आखिरी अंश को पूरा कर दूं। एरिक कहता है, मैं आपका ऊपर इंतजार कर रहा हूँ। और एरिक और जॉर्ज दोनों सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चले जाते हैं। तो दोस्तों जॉर्ज ही वो आदमी था जिसने डेडालूस नॉवेल के तीनों पार्ट लिखे थे और ऑस्कर ब्रॉच नाम का कोई राइटर या कोई आदमी था ही नहीं। जॉर्ज की लिखी हुई किताबों को ही ऑस्कर ब्रॉच नाम के राइटर के नाम से प्रकाशित किया जाता था। एरिक ही इन बुक को प्रकाशित करवाता था और सिर्फ एरिक ही ये जानता था कि जॉर्ज एक छोटी किताब की दुकान चलाता है और वही राइटर ऑस्कर ब्रॉच है। पर जॉर्ज अपनी पहचान लोगों से छुपाता था। आगे कैटरीना स्विमिंग पूल में जाती है और वो बिना हरकत किए हुए पानी के तल में जाकर लेट जाती है। एलेक्स को लगता है कि कैटरीना को कुछ हो गया है और एलेक्स कैटरीना को बचाने के लिए जाता है। इससे गुस्सा होकर कैटरीना एलेक्स पर चिल्लाती है और कहती है, मैं डेडालूस किताब के कैरेक्टर रेबेका की तरह फील करने की कोशिश कर रही थी। एलेक्स कहता है, किताब को ट्रांसलेट करने का तुम्हारा यह तरीका बहुत ही अजीब है। कैटरीना एलेक्स से डेडालूस किताब के बारे में कुछ प्रश्न करती है और कैटरीना की बातों को सुनकर लग रहा था कैटरीना डेडालूस किताब से काफी प्रभावित थी और वो जल्द से जल्द उसका अंत जानना चाहती थी। इसीलिए कैटरीना एरिक के ऑफिस में जाकर उस सूटकेस को खोलने की कोशिश भी करती है ताकि उसे तीसरे भाग का अंत पता चल सके। अब किताब को ट्रांसलेट करने वाले वो सभी 9 लोग आपस में बहुत घुल मिल गए थे और वो अपना काम करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहे थे। उन्हीं में से एक चेन खड़ा होकर कहता है, चलो अब हम 3 हफ्तों की गुलामी को गलत सिद्ध करें। मैं आप सभी के सामने शेक्सपियर के शब्दों को गाकर सुनाता हूँ। और ऐसा कहकर चेन इज लव स्वीट लव नाम का गाना गाने लगता है और उसके साथ सभी लोग ये गाना गुनगुनाने लगते हैं। अगले दिन एरिक अपना लंच कर रहा होता है और तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज को पढ़कर एरिक शॉक रह जाता है। उसी रात एरिक सभी ट्रांसलेट करने वालों को एक जगह लाता है और उन सभी को अपने मोबाइल का मैसेज पढ़कर सुनाता है। एरिक कहता है, डेडालूस पार्ट 3 के शुरुआत के 10 पेज अब तुम्हारे नहीं रहे, वो इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं। 5 मिलियन यूरो देकर तुम इस बुक को सुरक्षित कर सकते हो। अगर तुमने 25 घंटों में ये पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो इस किताब के अगले 100 पेज ऑनलाइन आ जाएंगे। और इस दुनिया को क्या चाहिए, इज लव स्वीट लव। यह आखिरी लाइन पढ़ने के बाद एरिक चेन की तरफ देखने लगता है क्योंकि एक रात पहले चेन इज लव स्वीट लव नाम के गाने को गा रहा था। चेन कहता है, तो तुम हम पर नजर रख रहे हो और तुम्हें लगता है तुम्हें धमकी देने वाला अपराधी हम में से कोई एक है। एरिक कहता है, अब इस किताब के ट्रांसलेशन का काम रोका जाता है। इसके आगे के 100 पेज मैं आपको नहीं दे सकता। जब तक हम उसे खोज नहीं लेते तब तक आप सभी लोग बेरोजगार हो। ये सुनकर वहीं बेटा कैटरीनोस हंसने लगता है और वो कहता है, आई एम सॉरी पर अब तुम हमें पैसा नहीं दे पाओगे क्योंकि इंटरनेट पर वायरल होने के बाद कोई भी तुम्हारी ये किताब नहीं पढ़ेगा क्योंकि अधिकतर लोग इंटरनेट से इसे पढ़ चुके होंगे और अब तुम तबाह हो चुके हो। और ये बोलकर कैटरीनोस वापस हंसने लगता है। एरिक अपने आदमी को इशारा करता है और एरिक के आदमी कैटरीनोस को मारते हैं। सभी कैटरीनोस को छुड़वाते हैं और ये देखकर एलेक्स खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एरिक के आदमी एलेक्स पर गन अड़ा देते हैं और एरिक कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा यदि आप लोग चाहोगे तो। एरिक के लोग बुक को ट्रांसलेट करने वाले सभी लोगों के रूम चेक करते हैं। हेलेना के रूम को भी चेक किया जाता है तो उसके रूम में कुछ लिखे हुए पेज मिलते हैं और एरिक उन पेज को देखकर हेलेना से कहता है, तुमने ये हमसे काफी लंबे समय तक छुपा रखा। हेलेना कहती है, पर ये डेडालूस की स्क्रिप्ट नहीं है, मैं पिछले 8 साल से इस पर काम कर रही हूँ। ये मेरे द्वारा लिखी गई नॉवेल है। तुम नहीं जानते मेरी फैमिली लाइफ क्या है। 2 महीने यहाँ अकेले रहने पर मेरे पास ये नॉवेल को पूरा करने का मौका था। एरिक कहता है, पर आपका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप बुक को ट्रांसलेट करते समय कोई भी अपना निजी काम नहीं करोगी। ये कहकर एरिक हेलेना की लिखी हुई नॉवेल के पन्ने को जलाने लगता है और ये देखकर हेलेना दुखी होती है। आगे सभी ट्रांसलेट करने वाले एक साथ बैठे थे और चेन कहता है,
क्यों वो हम में से एक हो सकता है, वो रोजमेरी भी हो सकती है, या फिर गार्ड, या फिर खाना बनाने वाला। रोजमेरी उस वक्त हमारे साथ थी जब मैंने ये गाना गाया था। एलेक्स कहता है, तो क्या रोजमेरी ने ये सब किया है? उसी ने तुम्हारा नाम एरिक को बताया होगा। उन्हीं में से एक लेडी इंग्रिड कहती है, रोजमेरी एक अच्छी लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। एलेक्स कहता है, अगर हम में से किसी ने ये किया होगा तो उसने नेटवर्क कैसे एक्सेस किया होगा? डारियो कहता है, कोई अपने पास मोबाइल या मोबाइल के पार्ट छुपा कर लाया होगा। और डारियो अपने पास बैठे जेवियर को देखकर कहता है, मुझे याद है अब तक तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम्हारे हाथ में ये पट्टा क्यों चढ़ा है। जेवियर कहता है, मैं बाइक से गिर गया था। सभी लोग जेवियर को देखने लगे थे और सभी को जेवियर पर शक हो रहा था। वहीं बेटी थेलेमा जेवियर के हाथ को पकड़कर उसके पट्टे को निकालने की कोशिश करती है, पर जेवियर दर्द के कारण चिल्ला रहा था। थेलेमा कहती है, ये नाटक नहीं कर रहा है, इसके पट्टे में कुछ नहीं है। आगे एलेक्स अपने रूम में था और वो देखता है कि उसके रूम में सभी सामान बिखेर दिया गया था। तभी रूम में कटरीना आती है और कटरीना एलेक्स से कहती है, एलेक्स मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुमने हमसे शुरू से ही झूठ बोला है। मैंने सब कुछ चेक किया था यहाँ पर आने से पहले। तुमने रेबेका बाइट बुक को ट्रांसलेट नहीं किया था। एलेक्स कहता है, मैं मुश्किल में फंस गया हूँ कटरीना। एलेक्स कटरीना को अपने बारे में बताता है जब वो लंदन की एक जेल में था और उससे मिलने वहां पर एरिक आया था। पुलिस वाले एरिक से कहते हैं, इसके पास से हमें कुछ नहीं मिला, इसने सबसे बात करने से मना कर दिया है और ये बस ऑस्कर ब्रॉच से ही बात करना चाहता है। एरिक एलेक्स से मिलकर कहता है, तुमने मेरे साथ बहुत ही डेंजरस गेम खेला है। फ्रांस के कॉपीराइट कानून के तहत तुम्हें 5 साल की जेल होगी और 3 लाख यूरो का फाइन लगेगा। एलेक्स कहता है, क्या तुम ये ट्रांसलेशन ऑस्कर ब्रॉच को दिखाओगे? वो आपसे बेहतर है और उनके फैन भी ये ट्रांसलेशन पसंद करेंगे। एरिक कहता है, रियल फैन चोरी से किए हुए ट्रांसलेशन को नहीं पढ़ेंगे, वो इस बुक को खरीद कर पढ़ेंगे। एलेक्स कहता है, हाँ, रियल फैन ने 10 मिलियन बार मेरे इस वर्जन को डाउनलोड किया है सिर्फ 2 हफ्तों में। उन्होंने तुम्हें कितना बिजनेस दिया? एरिक कहता है, तुम कभी भी ऑस्कर ब्रॉच से नहीं मिल पाओगे और अगर वो तुमसे मिलना भी चाहेंगे तो भी मैं उन्हें तुमसे नहीं मिलने दूंगा। एलेक्स कहता है, मुझे हायर कर लो पार्ट 3 को ट्रांसलेट करने के लिए। एरिक कहता है, मेरे पास पहले से ही इंग्लिश ट्रांसलेटर है, तुम इस बुक के ट्रांसलेटर बनकर भी कभी ऑस्कर ब्रॉच से नहीं मिल पाओगे। और एरिक वहां से जाने लगता है। एलेक्स कहता है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ डेडालुस पार्ट 3 के शुरुआत के शब्दों का। यह सुनकर एरिक पुलिस वालों को वहां से जाने के लिए कहता है और एरिक एलेक्स को डायरी देखकर डेडालुस पार्ट 3 के शुरुआत के शब्दों को उस डायरी में लिखने को कहता है। एलेक्स उन शब्दों को डायरी में लिखता है और उसे पढ़कर एरिक शॉक हो जाता है कि उसे ये शब्द कैसे पता चले। और एलेक्स ऐसा तभी कर सकता है जब उसने वो किताब पढ़ी हो। पर कैसे? क्योंकि किताब की स्क्रिप्ट हमेशा एरिक के सूटकेस में रहती थी, जिसे वो हर जगह अपने साथ ले जाया करता था। कटरीना कहती है, तुमने इस किताब के शुरुआत के शब्दों का कैसे पता लगाया? एलेक्स कहता है, डेडालुस पार्ट 2 का पहला शब्द डेडालुस पार्ट 1 के चैप्टर 1 से लिया गया था और इस बात के बहुत चांसेस थे कि उसी वर्ड को उसने पार्ट 3 में भी यूज किया होगा। पर अब एरिक को लग रहा होगा मैं ही वो हैकर हूँ और मैं ही उसे धमकी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने गैरकानूनी तरीके से इस किताब का ट्रांसलेशन लिखा था और उसे ऑनलाइन किया था। मैंने बस ये सब ऑस्कर ब्रॉच से मिलने के लिए किया था, पैसा कमाने के लिए नहीं। अगर अब असली अपराधी नहीं पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा। कटरीना कहती है, मैंने तो वो स्क्रिप्ट चुरा ली होती अगर वहां पर एरिक नहीं आता। मैं बस डेडालुस नॉवेल के पार्ट 3 का अंत जानना चाहती थी। वो कभी भी उस सूटकेस को अपने आप से दूर नहीं करता। एलेक्स कहता है, पर तुमने उसका कोड कैसे पता लगाया? कटरीना कहती है, सभी लोग सूटकेस में कॉमन कॉम्बिनेशन रखते हैं ताकि उन्हें याद रहे, जैसे 123, 321, 666, 911, 777। यही सारे नंबर अक्सर लोगों को याद रहते हैं और वो सूटकेस जैसी चीजों में इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो दोस्तों, एरिक ने एलेक्स को डेडालुस पार्ट 3 को ट्रांसलेट करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि एलेक्स ने डेडालुस पार्ट 1 और पार्ट 2 को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे ऑनलाइन कर दिया था और एलेक्स ने एरिक को डेडालुस पार्ट 3 के शुरुआत के कुछ वर्ड भी लिखकर बताए थे। इसके बाद एरिक को डर था कि एलेक्स के पास डेडालुस पार्ट 3 की कॉपी भी ना हो, नहीं तो वो उसे भी ऑनलाइन कर देगा। आगे एरिक अपनी सेक्रेटरी रोजमेरी से कहता है, तुम लंदन जाओ और एलेक्स गुडमैन के बारे में सब कुछ पता लगाओ। रोजमेरी लंदन में एलेक्स के घर पर जाती है। अब सभी न्यूज़पेपर में डेडालुस पार्ट 3 के 10 पेज लीक होने की खबर आ गई थी और एरिक के सामने सभी 9 लोग बिना कपड़ों के खड़े थे और एरिक उनसे कहता है, चलो अब मुझे ईमेल करो, जैसा कि तुम में से किसी एक ने मुझे इससे पहले किया था। तभी एरिक का फोन बजता है, उसे वापस एक नया ईमेल आया था। एरिक उस ईमेल को पढ़ने लगता है और उसमें लिखा था, डियर एरिक, तुम्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं किताब के अगले 100 पेज दुनिया के सामने पेश कर दूंगा। 20 मिलियन यूरो ही तुम्हें बचा सकते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं। वो इंसान जो शर्माता है वो पहले से ही दोषी होता है।
सच्ची मासूमियत के शर्मिंदा होने की बात ही नहीं। इंग्रिड ने पहले कभी ये लाइन कही थी सबके सामने। इंग्रिड कहती है, हाँ मैंने पहले ये बात कही थी, पर ये किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक होगा। कटरीना कहती है, इस दुनिया में कोई मैजिक नहीं है। डेडालस पार्ट 2 के चैप्टर 10 में ये लिखा है। एरिक कटरीना की तरफ इशारा करके कहता है, तुम इस किताब के सभी पेजों को जानती हो, तो तुम्हें डेडालस पार्ट 3 के भी सभी पेज याद होंगे। ये तुमने ही किया है ना? तुम्हें इस किताब के कैरेक्टर रेबेका की तरह व्यवहार कर रही थी। तुमने मेरी अटेंशन पाई और मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया। कटरीना कहती है, ये सब कुछ भी सोचा समझा नहीं था, तुम बस हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। डारियो गुस्सा होता है और वो गुस्से में कटरीना को मारने की कोशिश करता है और कहता है, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। सभी लोग डारियो और कटरीना को छुड़ाते हैं और हाथापाई में डारियो की नाक से खून बहने लगा था। एरिक कहता है, जब तक आप लोगों में से कोई मुझे सच नहीं बताएगा तब तक आप लोगों को मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसा बोलकर एरिक वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद लाइट्स बंद हो जाती है। अब सभी लोग अंधेरे में थे और सभी लोग अपनी फैमिली को याद कर कर दुखी हो रहे थे। उन्हीं में से हेलेना कहती है, मैं अपनी नॉवेल पूरी करना चाहती थी, दुनिया घूमना चाहती थी। मेरी फैमिली के कारण मेरे पास टाइम नहीं होता और इसलिए मैं यहाँ पर आई थी बुक को ट्रांसलेट करने के लिए, अपनी नॉवेल को पूरी करने के लिए। पर अब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे शब्द याद नहीं रहते। और ऐसा कहकर हेलेना रोने लगती है और सभी लोग हेलेना को शांत कराते हैं। आगे मूवी में हमें वही सीन बताया जाता है जब एरिक जेल में था और एरिक अपने सामने बैठे आदमी से कहता है, हम दोनों एक ही जैसे हैं, प्लीज मुझे एक और मौका दो प्लीज। एरिक के सामने बैठा हुआ व्यक्ति कहता है, ऐसा कहने वाले बहुत थे, प्लीज। और हम देखते हैं एरिक के सामने एलेक्स ही बैठा हुआ था। एरिक एलेक्स से ही बात कर रहा था। एलेक्स कहता है, तुम हमेशा एक बात भूल जाते हो, इस वक्त तुम इस जेल में कैदी हो, मैं नहीं। एरिक कहता है, पर मैं बेकसूर हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताते क्यों नहीं? एलेक्स कहता है, मैं शुरुआत से ही तुम्हें कह रहा हूँ, मुझे ऑस्कर ब्रॉस से मिलना है। और ऐसा कहकर एलेक्स वहां से चला जाता है और एरिक को पुलिस वापस उसकी सेल में डाल देती है। आगे हमें मूवी में वही सीन बताया जाता है जब एरिक ऑस्कर ब्रॉच के यानी जॉर्ज के बुक स्टोर पर गया हुआ था। एरिक जॉर्ज की डेडालस पार्ट 3 की स्क्रिप्ट को देखकर कहता है, तो मैं जल्दी ही इस बुक का ट्रांसलेशन का काम बंकर में खत्म कर दूंगा और मार्च तक ये बुक मार्केट में आ जाएगी। जॉर्ज कहता है, एरिक, पर अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। मैंने एक दूसरे पब्लिशर को बुलाया है, वो अगले हफ्ते आने वाला है। एरिक कहता है, ओके, मैं समझ गया। देखो, मैं इस बुक को पब्लिश करने के लिए तुम्हें और ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जॉर्ज कहता है, ये पैसों की बात नहीं है, तुम्हारी ईमानदारी की बात है मेरे प्रति। एरिक कहता है, ईमानदारी? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हारा हमेशा सम्मान किया है, तुम्हारी पहचान छुपाई दुनिया से मैंने, और मैंने तुम पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट भी किया है। मुझे इस किताब को छापने की जरूरत है। जॉर्ज कहता है, जब मैं पहली बार तुम्हारे यहाँ आया था तब तुम्हारा पब्लिशिंग हाउस एक छोटी सी जगह पर चलता था, पर तुमने मेरी बुक को एक टूथपेस्ट की तरह बेचना शुरू किया, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। तुमने बुक को ट्रांसलेट करने वालों को एक बंकर में बंद किया और किसी पशु के समान तुमने उनसे व्यवहार किया। तुम इंसानियत पूरी तरह से खो चुके हो। अब मैं ये बुक तुम्हें छापने के लिए नहीं दे सकता। आगे वापस एलेक्स एरिक से जेल में मिलने आता है और एलेक्स कहता है, मुझे कल तुम्हारी बातें सुनकर दुख हुआ, इसलिए मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बंकर में हुआ है, पर यह सब पहले ही हो गया था। एरिक कहता है, मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। तुम्हारे पास डेडालस 3 की स्क्रिप्ट कैसे आई, जबकि वो हमेशा मेरे साथ थी, मेरे बैग में? एलेक्स कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ तुम अपने सारे काम समय पर पूरे करते हो। तुम अपने पब्लिशिंग हाउस से शाम को 7:40 पर निकलते हो। तुम मेट्रो में हर बार एक ही सीट पर बैठते थे। तुम्हारे घर से ऑफिस के बीच 13 मेट्रो स्टेशन आते हैं। हमारे बंकर में जाने से एक हफ्ते पहले तुम अपने सूटकेस के साथ यात्रा कर रहे थे और उस मेट्रो में एलेक्स था और एलेक्स के सामने इंग्रिड भी खड़ी हुई थी। एलेक्स इंग्रिड को इशारा करके एरिक के स्क्रिप्ट वाले सूटकेस को अपने खाली सूटकेस के साथ बदल देता है और स्क्रिप्ट वाले सूटकेस को लेकर एलेक्स ट्रेन से उतर जाता है। एलेक्स वो सूटकेस स्टेशन पर ही खड़े चैन को देता है जो पहले से ही वहां पर खड़ा था। चैन वो सूटकेस को स्टेशन से बाहर ले जाकर रोड के दूसरी तरफ बनी फोटोकॉपी की दुकान पर ले जाता है। इस दुकान में पहले से ही जेवियर था और जेवियर चैन के दिए हुए सूटकेस को कॉम्बिनेशन मिलाकर खोलने की कोशिश करता है और 777 कॉम्बिनेशन से ये सूटकेस खुल जाता है। जेवियर और चैन अलग अलग मशीनों में डेडालस पार्ट 3 की स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी करने लगते हैं। एलेक्स ने थेलेमा, इंग्रिड, जेवियर और चैन को पैसों का लालच देकर पहले ही अपने साथ शामिल कर लिया था। स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी होने के बाद जेवियर स्क्रिप्ट को वापस सूटकेस में रख देता है और चैन जल्दबाजी में वो सूटकेस वहां से ले जाता है। बाहर थेलेमा अपनी गाड़ी लेकर खड़ी थी और उस गाड़ी में एलेक्स भी था। चैन उस गाड़ी में बैठता है और उस गाड़ी को थेलेमा तेजी से चलाने लगती है
ताकि वो अगले स्टेशन पर मेट्रो से पहले पहुंच सके। आगे ट्रैफिक था तो एलेक्स सूटकेस को लेकर स्केटबोर्ड की सहायता से अगले स्टेशन तक जाने लगता है और ट्रेन रुकने पर इंग्रिड एलेक्स का इंतजार कर रही थी और एलेक्स स्टेशन में आकर ट्रेन में चढ़ जाता है। एलेक्स इंग्रिड को इशारा करता है और इंग्रिड अपने बैग से एक चूहा निकालकर छोड़ती है, जिससे ट्रेन में हड़बड़ी मच जाती है। तब तक एलेक्स उस सूटकेस को बदल देता है और एरिक अगला स्टेशन आने पर उतर जाता है। एलेक्स और एरिक की इन बातों को एरिक के शर्ट में लगे माइक के जरिए पुलिस वाले भी सुन रहे थे। उन्हीं पुलिस वालों में से एक ऑफिसर कहता है, तुम्हें लगता है ये बच्चा इतने पैसों को इधर उधर कर सकता है? दूसरा ऑफिसर कहता है, अभी तक इसने पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया। स्क्रिप्ट चोरी करने के बाद एलेक्स, इंग्रिड, जेवियर, चेन और थेलेमा एक साथ एंजॉय करते हैं और बाद में चेन उस डायलॉग को भी सबके सामने याद करता है जिसे बंकर में बोलकर उसने इज लव स्वीट लव गाना गाया था। फिर सभी एक दूसरे से विदाई लेकर बुक को ट्रांसलेट करने के लिए उस बंकर में जाते हैं। यहाँ स्क्रिप्ट चोरी करने वाले पांचों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। आगे वापस हमें बंकर का ही सीन बताया जाता है जब डारियो मोमबत्ती लेकर जा रहा था तो डारियो देखता है हेलेना ने अपने आप को फांसी लगा ली है और डारियो चिल्लाकर सभी को बुलाता है और एरिक भी वहां पर आ जाता है। तभी एरिक को कॉल आता है। ये कॉल रोजमेरी का था। रोजमेरी कहती है, हमें एलेक्स के अपार्टमेंट में कुछ नहीं मिला और यहाँ पर कोई नहीं रहता। मैंने पड़ोसियों से कंफर्म किया है, उन्होंने यहाँ पर एलेक्स को कभी नहीं देखा। हेलेना की बॉडी को फांसी के फंदे से उतारा जाता है और सभी उसे देखकर बहुत दुखी होते हैं, उसे याद करते हैं। तभी एरिक वहाँ आ जाता है और वो अपने मोबाइल में आए नए मेल को पढ़ता है। डियर एरिक, तुम्हारे हाथ से किताब के 200 पेज हमेशा के लिए चले गए हैं। 80 मिलियन यूरो अब तुम्हारी सजा होगी और तुम्हारे पास अब 20 मिनट है तुम्हारे हाथ से पूरी किताब ऑनलाइन जाने में। ये पढ़कर एरिक गार्ड से गन लेकर सभी की तरफ कर देता है और कहता है, बताओ मैं ये कैसे रोक सकता हूँ, नहीं तो मैं तुम सभी को शूट कर दूंगा। गन देखकर सभी डर जाते हैं। तब एलेक्स कहता है, रिमोट सिस्टम से तुम्हें मेल भेजा गया है तय किए हुए टाइम और डेट पर। एरिक एलेक्स पर गुस्सा होता है और एलेक्स के पास जाकर उसके ही स्केटबोर्ड से उसे मारने लगता है और उस पर गन अड़ा देता है। एलेक्स कहता है, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम तीसरे पार्ट से हाथ धो बैठोगे। एरिक एलेक्स को उठाकर दूसरे लोगों पर गन अड़ाता है और एरिक कटरीना पर गोली चला देता है और कटरीना नीचे गिर गई थी। एरिक एलेक्स से कहता है, अब मैं यहाँ पर अकेला नहीं होऊंगा जो प्रेशर में रहूंगा। एलेक्स कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब मेरे कंप्यूटर ने किया है जो इस वक्त लंदन में है। अगर तुम पैसा ट्रांसफर नहीं करोगे तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बुक की स्क्रिप्ट इंटरनेट पर वायरल कर देगा। एरिक कहता है, तुम्हारा असली एड्रेस बताओ जल्दी। एलेक्स एरिक को अपना एड्रेस बताता है और एरिक रोजमेरी को लंदन में एलेक्स के घर पर भेजता है और एरिक के कहने पर रोजमेरी लंदन में एलेक्स के घर पर जाती है। एरिक रोजमेरी से फोन पर बात करते हुए कहता है, तुम बस इंटरनेट पर इसे आने से रोक दो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। रोजमेरी एरिक की सारी बातें सुन रही थी और वो एलेक्स के घर में देखती है कंप्यूटर के पास एक फोटो रखा हुआ था। एरिक रोजमेरी से कहता है, रोजमेरी क्या तुम मुझे सुन रही हो? तभी एलेक्स एरिक पर चिल्लाता है और कहता है, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। एरिक गार्ड को इशारा करता है और गार्ड एम्बुलेंस को बुलाते हैं। रोजमेरी फोन पर कोई जवाब नहीं दे रही थी तो एरिक उसे कहता है, रोजमेरी क्या तुम मेरी बात को सुन पा रही हो? उसके कंप्यूटर को तोड़ दो। रोजमेरी जो फोटो देख रही थी वो फोटो एरिक और रोजमेरी का ही था, जिसमें एरिक रोजमेरी पर चिल्ला रहा था। रोजमेरी एरिक से कहती है, एरिक तुम भाड़ में जाओ, और ऐसा कहकर वो फोन काट देती है और वो एलेक्स का कंप्यूटर बंद किए बगैर एलेक्स के घर से चली जाती है। एरिक परेशान होता है और वो परेशान होकर अपने पार्टनर्स को फोन लगाकर उसे धमकी देने वाले को पैसा देने को कहता है। एरिक के पार्टनर्स भी धमकी देने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तभी एरिक के मोबाइल में फिर से एक मेल आता है और एरिक उस मेल को पढ़कर गुस्से से अपना मोबाइल फेंक देता है। डारियो एरिक का मोबाइल उठाकर उसका मैसेज पढ़ने लगता है। डारियो पढ़ता है, डियर एरिक, डेडालुस तुम्हारे हाथ से चली गई है, मैं तुम्हारा पैसा वापस नहीं दूंगा। एलेक्स खड़ा होता है और वो एरिक से कहता है, ऑस्कर ब्रॉच को कॉल करो। ये सुनकर एरिक एलेक्स पर भी गोली चला देता है और सिक्योरिटी गार्ड एरिक पर गन अड़ाकर उसे रोकते हैं। उन्हीं में से एक गार्ड कहता है, एरिक ने अपनी जॉब खो दी है और हम लोगों ने भी, इसकी गन ले लो। और सभी एलेक्स को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं एलेक्स अभी जिंदा था। एलेक्स ने अपने जैकेट में पहले ही एक किताब छुपा रखी थी और गोली उसी पर लगी थी, जिससे एलेक्स बच गया था। कटरीना को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और एलेक्स उससे मिलता है। मूवी के अगले सीन में एरिक जेल में एलेक्स के सामने था। एरिक कहता है, 80 मिलियन यूरो, तुमने मुझसे 80 मिलियन यूरो लिए हैं, वो पैसा कहाँ है? एलेक्स कहता है, अगर मैं तुम्हें वो बता भी दूंगा तो उससे तुम्हारा क्या भला होने वाला है, तुम तो जेल में हो। एरिक खड़ा होकर थोड़ी देर सोचकर एलेक्स से कहता है, जब मैं तुमसे पहली बार लंदन में मिला तो तुमने डेडालुस पार्ट 3 के शुरुआत के कुछ शब्द मुझे लिखकर बताए थे। यह उससे पहले का समय था जब तुमने वो स्क्रिप्ट चुराई भी नहीं थी।
तो तुमने ये कैसे किया? एलेक्स एरिक को इशारा करके अपने पास बुलाता है और एलेक्स एरिक के सीने पर लगे माइक पर हाथ रखकर कहता है, जिसके कारण पुलिस वालों तक एलेक्स और एरिक की आवाज नहीं पहुंच पाती। एलेक्स एरिक के पास में आकर कहता है, वो मैं ही हूँ जिसने ये बुक लिखी थी, और एलेक्स एरिक को उसके बारे में बताने लगता है। जब एलेक्स छोटा था तब वो जॉर्ज के बुक स्टोर पर बुक खरीदने गया था। तब जॉर्ज उससे बात करने लगता है और एलेक्स जॉर्ज को बताता है उसकी माँ लंदन में रहती है और वो गर्मियों की छुट्टी बिताने अपने पिता के पास फ्रांस में आया है। उसने वो बुक पढ़ी है जो वो ले जा रहा है, पर उसने उस बुक का एंड नहीं पढ़ा है। जॉर्ज कहता है, चलो हम एक डील करते हैं, तुम सोचकर बताओ इस बुक का किलर कौन होगा, तो तुम ये बुक फ्री में ले जा सकते हो, और अगर तुम नहीं बता पाए तो मेरे वहाँ करने के लिए बहुत सारा काम है। एलेक्स किलर के बारे में गलत बताता है तो जॉर्ज कहता है, उस बॉक्स में कुछ बुक्स पड़ी है, उन्हें शेल्फ में जमाओ, और एलेक्स उन बुक को शेल्फ में जमाने लगता है। एलेक्स अब बड़ा हो गया था, तब भी वो जॉर्ज की दुकान में आकर जॉर्ज का काम किया करता था। एक दिन जॉर्ज एलेक्स से कहता है, मैंने तुम्हारी लिखी हुई डेडालूस पढ़ी है, वो बहुत ही अच्छी नॉवेल है, मैं उसे वहाँ पर भेजने वाला हूँ जहाँ पर उसे होना चाहिए। एलेक्स कहता है, मैंने उसे इसलिए नहीं लिखा कि आप उसे पब्लिश करो। जॉर्ज कहता है, पर हम कभी भी अपने लिए नहीं लिखते, लोगों को अच्छी किताबें पढ़ने की जरूरत होती है, मैं इतनी कीमती किताब को कैबिनेट में नहीं रहने दूंगा, मैं इसे पब्लिश कराऊंगा। और ऐसा कहकर जॉर्ज पब्लिशिंग हाउस में कॉल करने लगता है। एलेक्स जॉर्ज को रोकता है और कहता है, अगर सही में आप इसे पब्लिश कराना चाहते हो तो आप कहोगे कि इसके राइटर आप हो। जॉर्ज कहता है, तो फिर हमें इसके राइटर का निक नेम रखना होगा। और एलेक्स जेल में एरिक से कहता है, और तुमने ही लेखक का नाम चुना था, ऑस्कर ब्रॉच। ये सुनकर एरिक चौंक जाता है और पुलिस तक भी एरिक और एलेक्स की आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। तो दोस्तों, एलेक्स ने ही जॉर्ज से कहा था कि एरिक ट्रांसलेट करने वाले को बंकर में रखता है, उनसे जानवरों की तरह व्यवहार करता है। एरिक ने ज्यादा पैसा कमाने के लिए डेडालूस जैसी किताब को टूथपेस्ट की कीमत में बेचा है। और एलेक्स की बात सुनकर ही जॉर्ज डेडालूस का तीसरा भाग एरिक के पब्लिशिंग हाउस को देने से मना कर देता है। पर फिर भी एरिक डेडालूस पार्ट 3 को पब्लिश करने का अनाउंस करता है, और तब वहां एलेक्स भी था और वो ये सुनकर दुखी हो रहा था। वो बहुत अचंभे में था कि उसके मना करने के बाद भी जॉर्ज एरिक को वो बुक पब्लिश करने के लिए कैसे दे सकता था। उसे एहसास होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, और एलेक्स एक प्लान बनाकर थेलेमा, चैन, इंग्रिड, जेवियर को भी अपने साथ प्लान में शामिल करता है, और वो डेडालूस पार्ट 1 और 2 के इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी ऑनलाइन करता है, जिसके कारण वो पकड़ा गया था और एरिक जेल में उससे पहली बार मिलने आता है। एरिक एलेक्स से कहता है, तुम ऑस्कर ब्रॉच नहीं हो सकते। एलेक्स कहता है, तो क्या तुम्हें सचमुच लग रहा था कि मैं तुम्हारे सूटकेस को मेट्रो में बदल सकता हूँ, तुम्हें बिना पता लगे? वो सूटकेस हमेशा तुम्हारे पास ही था जिसमें ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी, मुझे उसे चुराने की जरूरत ही नहीं थी, मैं बस दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए ये नाटक कर रहा था। तो दोस्तों, मेट्रो में एलेक्स ने एरिक का सूटकेस कभी बदला ही नहीं था। उसके पास जो सूटकेस था उसमें पहले से ही डेडालूस पार्ट 3 की कॉपी रखी हुई थी। उसने बस अपने साथियों को प्लान में शामिल करने के लिए ये सब नाटक किया था। आगे एलेक्स एरिक से कहता है, और मजे की बात यह है, जब मैंने जांच करने वाले ऑफिसर से तुम्हारा अकाउंट चेक करने के लिए कहा था, उसके पहले ही मैंने 80 मिलियन यूरो वापस तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए थे। पुलिस को तुम्हारे अकाउंट में 80 मिलियन यूरो मिलेंगे तो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगेगा कि तुमने ही अपने किताब की मार्केटिंग के लिए ये सब प्लान किया था, और सभी ट्रांसलेट करने वालों को बंकर में लॉक करके उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया, और तुमने ये नाटक किया कि तुम्हारी स्क्रिप्ट चोरी हो गई है, और सभी ट्रांसलेट करने वालों को तुमने टॉर्चर किया, उन्हें किडनैप किया। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहकर एलेक्स एरिक के माइक से हाथ हटा लेता है, और एरिक चिल्लाकर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऑस्कर ब्रॉच नहीं हो, क्योंकि ऑस्कर ब्रॉच मर चुका है और मैंने अपने हाथों से उसे मारा था। एरिक की कही ये बात पुलिस वाले भी सुन पा रहे थे। उस रात जब जॉर्ज डेडालूस पार्ट 3 को एरिक के पब्लिशिंग हाउस को देने से मना कर देता है, तब गुस्से में एरिक जॉर्ज को धक्का देता है और सीढ़ियों से गिरकर जॉर्ज घायल हो गया था। एरिक डेडालूस पार्ट 3 की स्क्रिप्ट को अपने पास रख लेता है और उस बुक स्टोर में आग लगा देता है, और सारी किताबें और वो बुक स्टोर जल जाता है, और साथ में जॉर्ज भी। एलेक्स कहता है, मैं तुम्हारे मुंह से बस यही सुनना चाहता था। पुलिस वाले भी एरिक के कबूलनामे को सुन लेते हैं, और एरिक को महसूस होता है कि उसके शर्ट में लगे माइक के जरिए पुलिस वालों ने ये सुन लिया है। एरिक गुस्से में एलेक्स को मारने लगता है, और पुलिस वाले आकर एलेक्स को छुड़ाते हैं और एरिक को जेल में डाल देते हैं। एलेक्स जेल से निकल रहा था और तब वो जॉर्ज को याद कर रहा था, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हर गर्मी की छुट्टियां एलेक्स जॉर्ज के साथ ही बिताता था, और एलेक्स के लिए जॉर्ज उसके पिता के समान थे। एलेक्स को शक था कि जॉर्ज को मारकर दुकान में आग लगाई गई थी। तभी एरिक के पास डेडालूस पार्ट 3 की स्क्रिप्ट आई होगी,
और इसलिए एलेक्स इतना सब कुछ प्लान करता है एरिक को सजा दिलवाने के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।